हमारी कहानी के मेन हीरो का नाम सतोमी होता है। एक बार जब वो रेफ्यूजी कैंप में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, तभी अचानक वहाँ एक भयानक राक्षस यानी मॉन्स्टर आ गया। वो मॉन्स्टर सीधा सतोमी के सामने आकर रुका, जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। इस बात को अब 10 साल बीत चुके हैं और सतोमी अब बड़ा हो गया है और एक सिविल सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो सतोमी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, उसे एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर ले जाता है। सतोमी चाहता है कि इंस्पेक्टर फालतू की बातें छोड़कर सीधा काम की बात करे। वहां उन्हें मॉन्स्टर्स की खबर मिली थी, लेकिन कानून के मुताबिक पुलिस तब तक अंदर नहीं जा सकती जब तक सिविल सिक्योरिटी न पहुंच जाए। इंस्पेक्टर पूछता है कि सतोमी का पार्टनर कहाँ है, क्योंकि ये लोग हमेशा जोड़ी में काम करते हैं। तभी सतोमी को याद आता है कि वो रास्ते में अपनी पार्टनर को कहीं खो आया है। जब वो लोग स्पॉट पर पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि 2 सिपाहियों ने ऑर्डर माने बिना अंदर एंट्री कर ली है। सतोमी तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, जहां उसे एक मुखौटा पहना हुआ यानी मास्क्ड आदमी दिखता है और वो दोनों सिपाही मरे हुए मिलते हैं। पहले तो सतोमी को लगता है कि वो मास्क्ड मैन उनकी मदद कर रहा है, पर जल्द ही उसे समझ आता है कि उसी ने उन दोनों को मारा है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सतोमी उसके सर पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे उसका सर लगभग 180 डिग्री घूम जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मास्क्ड मैन अपना सर वापस सीधा कर लेता है। वो वहां से जाते जाते सतोमी को धमकी देता है कि वही इस दुनिया को खत्म करेगा। सतोमी उसे रोक नहीं पाता और इंस्पेक्टर से कहता है कि वो इस जगह की घेराबंदी करके सफाई करवाए। दूसरी तरफ सतोमी की पार्टनर एंजो उसे ढूंढते हुए एक घायल आदमी से मिलती है। एंजो को एहसास हो जाता है कि उस आदमी को मॉन्स्टर ने काटा है, इसलिए वो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछती है। तभी वो आदमी एक विशाल मकड़ी में बदल जाता है और एंजो पर हमला कर देता है। सतोमी और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचकर उस पर गोलियां चलाते हैं, पर आम गोलियां उस पर असर नहीं करती। सिर्फ एक खास मेटल से बनी ब्लैक बुलेट्स ही इन मॉन्स्टर्स को दोबारा ठीक होने से रोक सकती हैं। तभी एंजू वापस आती है और उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। एंजू भागकर सतोमी को गले लगा लेती है और इंस्पेक्टर को पता चलता है कि ये बच्ची एक कर्स्ड चाइल्ड है। फिर अचानक दोनों को याद आता है कि सुपरमार्केट में डिस्काउंट का वक्त हो गया है, इसलिए वो इंस्पेक्टर को सारा कचरा साफ करने के लिए छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। इंस्पेक्टर जानता है कि एंजू जैसे बच्चे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं और सतोमी जैसे लोग उन्हें कंट्रोल करने के लिए रखे गए हैं। इन बच्चों की ताकत ही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। इसके बाद सतोमी अपनी चेयरमैन किसारा से मिलने जाता है। किसारा उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सतोमी सुपरमार्केट के डिस्काउंट के चक्कर में पुलिस से अपनी पेमेंट लेना ही भूल गया। जब उन्होंने वापस फोन किया तो पुलिस ने पैसे देने से मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि सतोमी घर पर सिर्फ 2 पैकेट बीन स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज लेकर आया। किसारा को लगता है कि सतोमी जैसे एम्प्लॉय के साथ कंपनी चलाना नामुमकिन है और इस महीने भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ेगा। किसारा को अभी तक इन्फेक्शन के असली जरिए का पता नहीं चला है, इसीलिए वो फैसला करती है कि उसे इस बारे में और गहरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हॉस्पिटल जाते वक्त किसारा को याद आता है कि कैसे सतोमी पहले अपने माँ बाप को ढूंढना चाहता था और उसे यकीन था कि वो जिंदा है, पर अब सतोमी उनके बारे में बात नहीं करता और मान चुका है कि वो मर चुके हैं। फिर सतोमी अपनी टीचर से मिलने जाता है, जो एक कॉरोनर यानी लाशों की जांच करने वाली भी है। वहां पहुंचते ही वो टीचर उसे डरा देती है और ताना मारती है कि वो इतना आलसी और निकम्मा होकर कैसे जी रहा है। वो उसे समझाती है कि अगर वो चाहता है कि किसारा उसे नोटिस करे तो उसे खुद को बदलना होगा। किसारा ने बचपन से ही सतोमी को अपने भाई और खानदान से बचाया है, पर अब सतोमी को पूरा भरोसा है कि वो इतना ताकतवर हो चुका है कि वो खुद किसारा की हिफाजत कर सके। टीचर उसे खाने की एक प्लेट देती है, लेकिन उनका खाना इतना अजीब होता है कि कोई इसे खाने की हिम्मत नहीं करता। सतोमी वहां इन्फेक्शन के बारे में पूछने आया था। टीचर उसे समझाती हैं कि जब मॉन्स्टर वायरस किसी को इन्फेक्ट करता है और पूरी तरह फैल जाता है तो वो एक नई ताकत पैदा करता है। हो सकता है कि जिस मॉन्स्टर को वो ढूंढ रहे हैं उसमें खुद को छुपाने यानी डिस्गाइज करने की काबिलियत हो, लेकिन सतोमी और एंजियो ठान लेते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ेंगे। रात को सतोमी और एंजियो वही बीन स्प्राउट्स खाते हैं और एंजियो इतनी मासूम है कि वो उसे ही मजे से खाती है और तारीफ करती है। खाने के बाद सतोमी एंजियो को ढंग के कपड़े पहनने को कहता है और सोने से पहले उसे एक स्टेबलाइजिंग इंजेक्शन देता है, लेकिन एंजियो इतनी शरारती है कि वो सतोमी को चैन से सोने नहीं देती और उसे परेशान करने पहुंच जाती है। अगली सुबह सतोमी और एंजियो नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलते हैं। एंजियो उसे तसल्ली देती है कि अभी तक किसी को उसकी असली पहचान यानी कर्स्ड चाइल्ड होना पता नहीं चली है, इसीलिए वो फिक्र न करे। एंजियो को स्कूल में खुश देखकर सतोमी को थोड़ा सुकून मिलता है। दरअसल कर्स्ड चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जिनकी माएँ वायरस से संक्रमित थीं, जिस वजह से इन बच्चों में वायरस को रोकने और अद्भुत ताकत पाने की शक्ति आ गई, लेकिन दुनिया इन्हें इंसान नहीं समझती। भले ही लोग एंजू जैसे बच्चों को एक श्राप यानी कर्स मानते हों, पर सच यही है कि ये बच्चे ही मॉन्स्टर्स के खिलाफ इंसानियत का आखिरी हथियार और उम्मीद है। इसके बाद सतोमी को स्कूल में किसारा का फोन आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हें एक ज़रूरी काम दिया है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो एक घमंडी आदमी उनका मजाक उड़ाता है,
क्योंकि किसारा उम्र में छोटी है। वो सतोमी को भी भड़काने की कोशिश करता है पर उसका बॉस उसे रोक देता है। मीटिंग में जनरल उन्हें मौका देता है कि अगर वो पीछे हटना चाहते हैं तो अभी हट जाएं, क्योंकि एक बार मिशन शुरू हुआ तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। वहाँ टोक्यो सिटी की लीडर सेतेंशी भी मौजूद होती हैं। सेतेंशी दरअसल किसारा के दादा की बेटी हैं जिन्होंने सतोमी को गोद लिया था। वो उन्हें मिशन देती हैं कि उस इन्फेक्शन का जरिया ढूंढे और एक खास बॉक्स वापस लाएं। किसारा पूछती है कि उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो इतने बड़े लोगों को बुलाया गया है, पर सेतेंशी कुछ नहीं बताती। तभी अचानक वहाँ वही मास्क्ड मैन, मुखौटा पहने आदमी आ जाता है और अपना नाम हीरो को बताता है। वो कहता है कि वो रास्ते में कुछ मक्खियों को मारकर यहाँ पहुंचा है। उसके साथ उसकी गोद ली हुई बेटी कोहिना भी है। वो इस रेस में हिस्सा लेना चाहता है और बताता है कि उस बॉक्स के अंदर 7 स्टार्स का खजाना है। वो सबको अपनी जान की बाजी लगाने की चुनौती देता है। वही घमंडी आदमी उस पर तलवार से हमला करता है, पर हीरो को उसे बड़ी आसानी से फेंक देता है। जब लोग उस पर गोलियां चलाते हैं तो उसके पास एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो गोलियां रोक लेती है। पता चलता है कि उसने अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ब्लैक मेटल की मशीनरी से बदल दिया है, जिस वजह से वो एक रोबोट जैसा ताकतवर बन गया है। हीरो को अपनी असली पहचान बताता है कि वो आर्मी स्पेशल फोर्सेस मैकेनाइज्ड यूनिट 787 का हिस्सा रह चुका है और ह्यूमन एवोल्यूशन प्लान का एक महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। वो अपने शील्ड में फंसी गोलियों को चारों तरफ चला देता है, लेकिन सतोमी तुरंत किसारा को नीचे खींचकर उसकी जान बचा लेता है। जाते जाते हीरो को सतोमी को एक तोहफा देकर जाता है। तभी खबर आती है कि मीटिंग से गायब रहने वाले अकेले बोर्ड मेंबर की मौत हो गई है और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया है। सतोमी को समझ आ जाता है कि उस तोहफे के अंदर क्या था। सेतेंशी उन्हें हुक्म देती है कि हीरो को से पहले वो बॉक्स ढूंढ निकाले, वरना हीरो को उसका इस्तेमाल करके उन काले मेटल के खंभों, पिलर्स को गिरा देगा जो शहर की हिफाजत करते हैं। इसके बाद सतोमी एंजू के साथ शॉपिंग पर जाता है, जहां उन्हें एक और कर्स्ड चाइल्ड मिलती है। उस छोटी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा होता है और पुलिस उसे अरेस्ट करने आ जाती है। एंजू उसे बचाना चाहती है, पर सतोमी उसे रोक लेता है ताकि मामला और न बिगड़े। एंजू बहुत गुस्सा होती है और सतोमी को जिम्मेदार ठहराती है। सतोमी को इतना बुरा लगता है कि वो उनके पीछे जाता है, पर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पुलिस ने उस मासूम बच्ची को गोली मार दी है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है कि दुनिया इन बच्चों को इंसान तक नहीं समझती। खुशकिस्मती से वो बच्ची जिंदा होती है, इसलिए सतोमी उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। वहां से निकलते वक्त उसकी मुलाकात फिर से हीरोको से होती है। हीरोको उसे अपनी साइड आने का ऑफर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक ये शहर एक गलती है। सतोमी साफ मना कर देता है, जिस पर हीरोको अपनी बेटी कोहिना को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। इंजू बीच में आकर सतोमी की मदद करती है। हीरोको उसे पैसों से भरा सूटकेस देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर सतोमी उसे ठुकरा देता है। हीरोको जाते जाते धमकी देता है कि कल तक सतोमी का इरादा बदल जाएगा। अगले दिन वही होता है जिसका डर था। स्कूल में सबको पता चल जाता है कि इंजू एक कर्स चाइल्ड है। टीचर सतोमी पर गुस्सा होती है कि उसने ये बात छुपाई, पर सतोमी का कहना था कि अगर वो सच पता था तो क्या वो इंजू को दाखिला देते। जब वो घर पहुंचता है तो इंजू वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढने शहर के बाहर जाता है। सेतेंशी ने इन बच्चों के लिए कई अच्छी पॉलिसीज बनाई थी, पर समाज की नफरत के आगे वो सब नाकाम रहीं। आखिर में सतोमी इंजू को ढूंढते हुए एक पुराने अंडरग्राउंड स्वीवर गंदे नाले तक पहुंच जाता है, जहां इन लाचार बच्चों ने पनाह ली हुई है। सतोमी इंजू को ढूंढते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक नेक दिल आदमी इन बच्चों की मदद करता है। वो उन्हें सिखाता है कि कैसे अपने जज्बातों पर काबू रखें ताकि उनकी आंखें लाल ना हो और उनकी असली पहचान छुपी रहे। जब सतोमी इंजू के बारे में पूछता है तो वो आदमी उसे नया पार्टनर ढूंढने की सलाह देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन बच्चों को सिर्फ एक हथियार समझते हैं। लेकिन सतोमी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। उसने 1 साल तक इंजू के साथ रहकर उसे एक बेजान इंसान से एक हंसती खेलती बच्ची बनाया है। वो वहां से निकलकर अपने टीचर के पास जाता है, जो उसे एहसास दिलाती है कि उसकी सोच दुनिया से अलग है, इसलिए वो इतना दुखी रहता है। तभी सतोमी को खबर मिलती है कि इंजू स्कूल वापस आ गई है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके क्लासमेट्स उसे बुरी तरह भगा रहे हैं और कोई भी उसके बचाव में नहीं खड़ा है। सतोमी तुरंत इंजू को वहां से ले जाता है और उसे समझाता है कि अब वो लोग उसके दोस्त नहीं रहे। वो उसे यकीन दिलाता है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, सतोमी हमेशा उसके साथ रहेगा। उसी वक्त वहां एक हेलीकॉप्टर आता है और किसारा उन्हें बताती है कि उस इन्फेक्शन फैलाने वाले मॉन्स्टर का पता चल गया है। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होकर मॉन्स्टर के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस स्पाइडर मकड़ी ने अपने जाले से पंख बना लिए हैं और वो आसमान में उड़ रहा है। इसीलिए अब तक कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। इंजू सीधा नीचे कूद जाती है और सतोमी एक रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। इंजू अपनी ताकत से उस स्पाइडर को लगभग खत्म कर देती है और वो बॉक्स हासिल कर लेती है। उसे लगता है कि अगर वो लड़कर लोगों की हिफाजत करेगी तो शायद दुनिया की सोच उसके लिए बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही सतोमी उस मिस्टीरियस बॉक्स के पास पहुंचता है, हीरोको वहां धमकता है और बॉक्स मांगने लगता है, जबकि इंजू को हीरोको की बेटी कोहिना से लड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। सतोमी ने हीरोको पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हीरोको की रोबोटिक बॉडी ने उसे बचा लिया और बदले में सतोमी को गोली मार दी।
हिरुको ने अपनी शील्ड के जरिए सतोमी को चट्टानों के बीच दबोच लिया। हालात बिगड़ते देख सतोमी ने एंजू को वहां से भागकर मदद लाने को कहा। एंजू के जाते ही कोहिना ने सतोमी पर तलवार से 2 बार हमला किया और हिरुको ने उसे 2 गोलियां और मारी, जिससे वो नदी में गिर गया। जब सतोमी की आंख खुली तो किसारा उसके पास थी। उसने बताया कि सतोमी 1 दिन तक कोमा में था और मुश्किल सर्जरी के बाद उसकी धड़कन वापस आई है। पता चला कि उस बॉक्स में कुछ ऐसा है जो लेवल 5 मॉन्स्टर को बुला सकता है। ये मॉन्स्टर सबसे खतरनाक होते हैं, जिन पर ब्लैक मेटल के खंभों का भी असर नहीं होता और ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 10 साल पहले हुआ था। हिरुको शहर से भाग चुका था ताकि वो उस मॉन्स्टर को बुला सके और सरकार ने उसे ढूंढने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। सतोमी ने फैसला किया कि वो हिरुको को रोकने जाएगा, भले ही उसमें उसकी जान जली जाए। किसारा ने उसे दिखाया कि एंजू सर्जरी के बाद से लगभग पूरा वक्त उसके बिस्तर के पास ही बैठी रही। तभी सेटेंशी का फोन आया और उन्होंने सतोमी को इस मिशन का हिस्सा बनने को कहा। सतोमी ने हाँ कर दी। उसकी टीचर ने उसे जरूरी हथियार और कुछ खास दवाइयां दी जो जरूरत पड़ने पर काम आएंगी। सतोमी को वो वक्त याद आया जब 10 साल पहले उन्होंने उसके शरीर में बदलाव, मॉडिफिकेशन किए थे। टीचर को इस बात का दुख था, पर सतोमी ने उनसे कभी नफरत नहीं की। इसके बाद सतोमी और एंजू बाकी टीम्स के साथ हेलीकॉप्टर से जंगल में उतर गए। वहां उनका सामना एक लेवल 4 मॉन्स्टर से हुआ, जिससे बचने के लिए उन्हें खाई से नीचे उतरना पड़ा। रात के अंधेरे में उन्हें एक पुराने घर में रोशनी दिखी। जब वो अंदर गए तो उन्हें वही छोटी बच्ची मिली जो मीटिंग में बदतमीजी करने वाले उस घमंडी शख्स शॉन की पार्टनर थी। उस बच्चे का नाम कू था और वो घायल थी। सतोमी ने एंजू को बाहर पहरा देने को कहा और खुद कू की पट्टी करने लगा। कू ने बताया कि एक बड़े मॉन्स्टर के हमले के बाद वो और शॉन अलग हो गए हैं। घबराहट में उसने एक्सप्लोसिव बुलेट्स चला दी थी, जिस वजह से वो दोनों भटक गए। कू ने सतोमी को बताया कि कैसे उसके पार्टनर शॉन ने इनाम के लालच में रास्ते में आने वाले बाकी कई पार्टनर्स को मार दिया था। कू को एंजू से थोड़ी जलन हो रही थी, क्योंकि एंजू को सतोमी जैसा नेकदिल इंसान मिला, जबकि कू को लोगों को मारना पड़ रहा था। कू को लगा कि वो जल्द ही खून खराबे की आदी हो जाएगी, पर सतोमी ने उसे समझाया कि किसी की जान लेना बहुत डरावना होता है और उससे भी ज्यादा डरावना है उसकी आदत हो जाना। सतोमी की बातों ने कू को वो एहसास दिलाया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। तभी शॉन का मैसेज आया कि उसने हिरुको को ढूंढ लिया है। तीनों निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कू ने उनका पीछा करने वालों को रोकने के लिए रुकने का फैसला किया और शॉन की जिम्मेदारी सतोमी को सौंप दी। जब सतोमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि शॉन और बाकी सब मारे जा चुके हैं। हिरुको वहां मौजूद था। तभी ये राज खुला कि 10 साल पहले जब किसारा के माँ बाप मारे गए थे, तब उन्हें बचाते वक्त सतोमी ने अपना एक हाथ, एक पैर और एक आंख खो दी थी, जिन्हें बाद में रोबोटिक पार्ट से बदला गया। सतोमी ने जोरदार हमला करके हिरुको के आर्मर को तोड़ दिया और बताया कि वो भी उसी मैकेनाइज्ड यूनिट 787 का हिस्सा है। ये सुनकर हिरुको और भी जुनून के साथ लड़ने लगा। एक तरफ दोनों बड़े लड़ रहे थे और दूसरी तरफ दोनों बच्चे, एंजू और कोहिना। हिरुको ने फिर से सतोमी को अपनी साइड आने को कहा, पर जब उसने मना किया तो हिरुको ने एंजू को निशाना बनाया। एंजू को बचाने के चक्कर में सतोमी ने हिरुको का एक जानलेवा वार अपने पर झेल लिया। मौत के करीब पहुंचकर सतोमी ने वही दवाई वायल्स निकाली जो टीचर ने दी थी। ये दवा उसे मॉन्स्टर्स जैसी ताकत और दोबारा ठीक होने की शक्ति यानी कि रीजनरेशन दे सकती थी, लेकिन इसे लेने का मतलब था एक कर्स्ड पर्सन बनना। सतोमी ने बिना डरे वो इंजेक्शन लगा लिया और उसके पास जबरदस्त ताकत आ गई। उसने कोहिना को दूर फेंक दिया और हिरुको की डिफेंस को चीरते हुए एक ऐसा लात मारी कि उसका मुखौटा उतर गया और वो सीधा समुद्र में जा गिरा। हिरुको का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। बुरी खबर ये थी कि लेवल 5 मॉन्स्टर पहले ही आ चुका था, लेकिन किसारा के पास एक प्लान था। उसने सतोमी को एक पुरानी और अबैंडन रेल गन कैनन की तरफ इशारा किया। ये गन इतनी ताकतवर थी कि इसका एक शॉट लेवल 5 मॉन्स्टर को खत्म कर सकता था। सतोमी का काम इसे स्टार्ट करना था, पर जब वो एम्यूनिशन रूम में गया तो वहां एक भी गोला यानी कि शेल नहीं बचा था। मजबूरी में सतोमी ने अपने नकली हाथ यानी कि रोबोटिक आर्म को ही गोले की जगह इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसारा की टीम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए सतोमी को खुद मैन्युअली निशाना लगाना था। 50 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर एक हाथ से निशाना लगाना नामुमकिन था, पर तभी एंजू ने आकर उसकी हिम्मत बढ़ाई। एंजू की मदद से सतोमी ने निशाना लगाया और गोला सीधा मॉन्स्टर को लगा, जिससे उसके चिथड़े उड़ गए। इसके बाद एंजू थककर वहीं गन के अंदर सो गई और सतोमी को ढूंढने निकला। उसे को बहुत बुरी हालत में मिली। को ने अपने पार्टनर शान के बारे में पूछा तो सतोमी ने झूठ बोल दिया कि वो सेफ है ताकि उसे सुकून मिले। को अब मॉन्स्टर में बदलने वाली थी, इसलिए उसने सतोमी से कहा कि वो उसे तभी मार दे जब वो एक इंसान है। उसने सतोमी को अपना अकेला दोस्त माना और कहा कि अगर कभी वो जिंदगी में भटक जाए तो रोशनी की तरफ बढ़े। सतोमी को भारी मन से को गोली मारनी पड़ी। फिर हेलीकॉप्टर आया और बचे हुए लोगों को लेकर शहर वापस निकल गया। वापस आकर सतोमी अपना डॉक्टर फादर किसारा के दादा से मिला। उसे पता चला कि ये सारी साजिश उन्होंने ही रची थी और हिरुको का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लोग कर्स्ड चिल्ड्रन को खतरनाक समझने लगे।
उन्हें इन बच्चों से नफरत थी क्योंकि इनकी वजह से उनकी पत्नी की मौत हुई थी। सटोमी ने साफ कह दिया कि वो उनके एहसानों को नहीं भूलेगा, पर उनकी इस घटिया सोच के साथ कभी खड़ा नहीं होगा। वो वहां से निकल गया और सेतेंशी से मॉन्स्टर्स की असलियत के बारे में पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। सटोमी को समझ आया कि ये राज जानने के लिए उसे सिविल सिक्योरिटी में अपनी रैंक बढ़ानी होगी। अब सटोमी का नया मकसद है अपनी रैंक सुधारना, मॉन्स्टर्स की सच्चाई जानना और ये पता लगाना कि उसका अपना जन्म किस मकसद के लिए हुआ है। कहानी के आखिर में वो किसारा के पास जाता है जहां वो एंजू के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। एंजू अब गोली से भी तेज रफ्तार से हमला कर सकती है, पर सतोमी उसे हमेशा की तरह चढ़ाते हुए कहता है कि वो लड़ते वक्त इतनी ऊंची लात यानी हाई किक ना मारे। जब सतोमी ट्रेनिंग के लिए पहुंचता है तो किसारा उसे टोकती है कि उसने अभी तक एंजू के लिए नया स्कूल नहीं ढूंढा है, लेकिन स्कूल और बाकी खर्चों के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। किस्मत से किसारा उसे बताती है कि सेतेंशी ने उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखने का फैसला किया है। सतोमी सेतेंशी से मिलने जाता है जहां वो बताती हैं कि ओसाका रीजन के चेयरमैन टोक्यो के दौरे पर आ रहे हैं। क्योंकि सतोमी के अडॉप्टिव फादर उस वक्त चाइना में भाषण दे रहे होंगे, इसलिए सेतेंशी को एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड की जरूरत है। हालांकि उनके पास पहले से एक सिक्योरिटी टीम थी जिसका हेड टूडो था, लेकिन सेतेंशी खास तौर पर सतोमी की मदद चाहती हैं। जब सतोमी वहां से निकल रहा होता है तो वो रास्ता भटक जाता है। वहां टूडो उसे मिलता है और धमकी देता है कि वो ये नौकरी छोड़ दे क्योंकि वो बॉडीगार्ड की जगह खुद लेना चाहता है। सतोमी बिना डरे अपनी गन निकाल लेता है, जिससे टूडो को वहां से हटना पड़ता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स वहां दौड़ते हुए आते हैं और सतोमी उनसे कह देता है कि उसने ये काम एक्सेप्ट कर लिया है। घर जाते वक्त सतोमी देखता है कि कुछ गुंडे एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे हैं। सतोमी बीच बचाव करता है और उसे सिविल सिक्योरिटी देखकर गुंडे तुरंत भाग निकलते हैं। वो बच्ची बहुत अजीब थी, बात करते करते बार बार सो रही थी। सतोमी को पता चलता है कि उसका नाम टीना है और वो एक नाइट आउल टाइप बच्ची है, यानी रात को जगने वाली बच्ची है। टीना को अपने घर का पता ठीक से याद नहीं था, इसलिए सतोमी अपना नंबर उसे दे देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो कॉल कर सके। टीना कॉल करके चेक करती है और फिर उसे अपना घर याद आ जाता है और वो निकल जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रात को पता चलता है कि टीना कोई आम बच्ची नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल असैसिन यानी कातिल है। उसे दूसरे शहर से सेतेंशी की हत्या करने के लिए भेजा गया है। जब वो अपना सामान और हथियार तैयार करके निकल रही होती है तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। उसे लगता है कि टीना घर से भागी हुई कोई मासूम बच्ची है, जबकि वो एक खतरनाक मिशन पर निकल चुकी थी। टीना के मास्टर ने उसे उस भले पुलिस वाले यानी सतोमी से निपटने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ सतोमी और एंजू बाजार से सामान लेकर लौटे और रास्ते में उन्होंने उस क्राइम सीन को देखा, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो घर पर डिनर तैयार कर रहे थे तभी अचानक एक लड़की उनके दरवाजे पर आकर गिर गई। वो म्योरी थी, जो एक बहुत बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन की बेटी है। थोड़ी देर में म्योरी भी वहां पहुंची और खाना मांगते मांगते वो भी थककर गिर गई। सतोमी ने एंजू से कहा कि इन दोनों पर नजर रखे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। खाना खाने के बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। किसारा ने मियोरी पर मुफ्तखोरी का इल्जाम लगाया तो बदले में मियोरी ने याद दिलाया कि उसकी फैमिली की कंपनी सातोमी को मुफ्त में ढेर सारी ब्लैक बुलेट्स देती है। मियोरी ने एक शर्त भी रखी कि सातोमी को उसके स्कूल आना होगा और शायद आगे चलकर उनके खानदान का दामाद बनना पड़ेगा। अब सातोमी के सामने एक बड़ा सवाल था। एक तरफ एक अमीर खानदान की लड़की मियोरी और दूसरी तरफ एक आज़ाद ख्याल और खूबसूरत लड़की किसारा। दोनों ने गुस्से में तलवारें और बंदूकें निकाल ली, जिस वजह से सातोमी के घर का नुकसान हुआ और उसका किराया यानी रेंट और बढ़ गया। अगले दिन सातोमी सेतेंशी की हिफाजत के लिए गया और वहां उसकी मुलाकात ओसाका के चेयरमैन से हुई। सातोमी पहले से उसे जानता था और सेतेंशी को आगाह किया कि वो एक तानाशाह यानी डिक्टेटर है। चेयरमैन ने सातोमी को देखते ही पहचान लिया और हैरान हुआ कि वो अभी तक जिंदा है। सातोमी ने ही उसके उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन को तबाह किया था जिसे वो चांद पर भेजना चाहता था ताकि दुनिया को डरा सके। चेयरमैन की बातें सुनकर सातोमी को लगा कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। सातोमी को इस बात की खुशी थी कि सेतेंशी ने उसकी किसी भी बात को नहीं माना, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था क्योंकि शहर में कई अफवाहें फैल रही थीं कि ओसाका का चेयरमैन दूसरे देशों के साथ मिलकर साजिश कर रहा है और जापान के कीमती ब्लैक मेटल को बेचकर वहां से हथियार और पैसे बटोर रहा है। सेतेंशी का सपना पूरे जापान को एक करना है, पर उन्हें डर था कि इस वजह से दुश्मन उन्हें मरवाने के लिए असैसिन्स यानी कातिल भेजेंगे। उन्होंने सातोमी से दिल की बात कही कि वो जानती हैं ये उनका स्वार्थ है, पर वो सातोमी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं और चाहती हैं कि वो लंबे समय तक उनके साथ काम करें। तभी एंजू की नींद खुली और उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। सातोमी ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा उसे एक रोशनी की चमक यानी स्नाइपर फ्लैश दिखी। उसने तुरंत सेतेंशी को नीचे झुका दिया और एक गोली कार को चीरते हुए निकल गई।
एक और गोली आई जिसे एंजू ने बीच में ही रोक लिया ताकि बाकी बॉडीगार्ड सेतनशी को सुरक्षित जगह ले जा सकें। वो स्नाइपर और कोई नहीं बल्कि टीना थी, जो इस बात से अनजान थी कि उसका निशाना किसने खराब किया। अगले दिन सातोमी अनजाने में फिर से टीना से मिला और उसके लिए खाना खरीदा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कल रात की हमलावर यही बच्ची है। उसने देखा कि टीना अपने खाने में कुछ स्टिमुलेंट्स यानी उत्तेजक मिला रही है ताकि वो जागी रहे, पर वो इतनी थकी थी कि खुद खा भी नहीं पा रही थी। इसलिए सातोमी ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। टीना को सातोमी बहुत पसंद आने लगा क्योंकि इतने सालों में पहली बार किसी ने उसके साथ इतनी नर्म दिली दिखाई थी। तभी टीना के मास्टर का कॉल आया और उसने बताया कि उसका अगला निशाना किसारा है। दूसरी तरफ सातोमी मियोरी से मिलने उसके स्कूल पहुंचता है। किसारा वहां आकर हंगामा करने की कोशिश करती है क्योंकि सातोमी को मियोरी के साथ अकेला नहीं देख सकती थी, पर सातोमी ने उसे समझाया कि अगर उसने दरवाजा तोड़ा तो उसे भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। मियोरी ने कल रात के हमले की पूरी जांच की थी और उसने गोली के एंगल से असैसिन की सही लोकेशन ढूंढ ली थी। सटोमी ने मियोरी से कहा कि वो अब ओसाका के चेयरमैन की भी पूरी जांच करे क्योंकि सारे तार उसी से जुड़े लग रहे थे। मियोरी ने सटोमी को अपनी कंपनी में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उसने सटोमी को बहलाने की भी कोशिश की। किसारा ने जब ये देखा तो वो गुस्से में अंदर घुस आई और दोनों लड़कियों की बहस में सटोमी बीच में फंस गया। जब सटोमी ने ये सब अपनी टीचर को बताया तो वो हंसने लगी और उसके मजे लेते हुए बोली कि सटोमी दिखने में तो बहादुर है, पर लड़कियों के मामले में थोड़ा डरपोक है। लेकिन टीचर ने उसे एक बड़ा राज बताया। सटोमी अब इतनी ऊंची रैंक पर पहुंच गया था कि वो ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोजेक्ट के बारे में जान सके। ये प्रोजेक्ट 4 देशों ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें मैकेनाइज्ड सोल्जर्स यानी रोबोट जैसे इंसान और कर्स्ड चिल्ड्रन की जोड़ी बनाई गई थी ताकि वो मॉन्स्टर्स से लड़ सकें। टीचर ने आगाह किया कि अगर सटोमी अपने अतीत यानी पास्ट की गहराई में जाएगा तो इसका सामना हिरोको से भी ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से हो सकता है। इसके बाद टीचर ने सटोमी को घर जाकर किसारा को संभालने को कहा, जबकि उन्हें एंजू के साथ कुछ जरूरी काम था। दूसरी तरफ टीना के मास्टर ने उसे अगला टारगेट बताया, किसारा। जब टीना को पता चला कि किसारा के साथ एंजू काम करती है तो वो इतनी हैरान हुई कि उसके हाथ से फोन गिर गया। फिर भी अपने मिशन की वजह से वो किसारा के ऑफिस पहुंची और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसारा ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर टीना ने उसे दबोचा और उसका गला घोंटने लगी। तभी किसारा ने डर के मारे सटोमी का नाम पुकारा, जिसे सुनकर टीना ठिठक गई। उसी वक्त सटोमी वहां पहुंच गया और हमला कर दिया। टीना अपने सटोमी सन को वहां देखकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने उसकी मदद की थी वही उसका दुश्मन है। टीना ने सटोमी को दूर रखने के लिए गोलियां चलाईं, पर सटोमी ने उसे पकड़ लिया। इसी बीच किसारा ने मौका देखकर फ्लोर काट दिया ताकि वो बच सके और टीना वहां से भाग निकली। लेकिन इस हमले और पुरानी बीमारी की वजह से किसारा की हालत बिगड़ गई और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि उसकी किडनीज काफी समय से खराब थीं और उसे डायलिसिस की जरूरत थी। सटोमी चाहता है कि किसारा की किडनी की सर्जरी जल्द से जल्द हो जाए, पर कोई डोनर नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल में किसारा ने सटोमी का हाथ पकड़ा, तभी एंजू ने बीच में आकर माहौल बदल दिया। सटोमी को एहसास हुआ कि टीना का हमला और सेतनशी की जान लेने की कोशिश आपस में जुड़े हुए हैं। उसे इस बात का दुख था कि उसने टीना को भागने दिया। जब उसने एंजू से पूछा कि टीचर ने उसे क्या समझाया तो एंजू को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो सब फिजिक्स और साइंस से जुड़ा था। किसारा ने सटोमी से कहा कि उसे टीना को रोकना ही होगा और सटोमी ने ठान लिया कि वो ऐसा जरूर करेगा। अगले दिन सटोमी फिर से सैतनशी की सिक्योरिटी में गया। उसने सैतनशी को आगाह किया कि चेयरमैन ओसाका ही इस सब के पीछे है, पर सैतनशी ने शांति बनाए रखने के लिए अनजान बनने का नाटक किया। जब वो मीटिंग के लिए जा रहे थे तभी फिर से हमला हुआ। सटोमी ने सैतनशी को बचाने के लिए गोलियां अपने ऊपर झेली और घायल हो गया। उसने ड्राइवर को गाड़ी पार्किंग गैराज में ले जाने को कहा और एंजू को टीना से निपटने के लिए भेज दिया। सटोमी को लगा एंजू संभाल लेगी, पर तभी सेतेंशी ने बताया कि टीना एक बहुत ही हाई लेवल की मैकेनाइज्ड सोल्जर है और एंजू उसे अकेले नहीं हरा सकती। जब सटोमी ने एंजू को फोन किया तो दूसरी तरफ से टीना ने जवाब दिया। सटोमी तुरंत हॉस्पिटल भागा, जहां डॉक्टर ने बताया कि एंजू की हालत स्टेबल है, पर वो 2 दिन तक कोमा में रहेगी। एंजू पर चारों तरफ से गोलियां चलाई नहीं थी। सटोमी पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि उसे ये काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से किसारा और एंजू दोनों हॉस्पिटल में हैं। तभी वो फिर से तुदो से मिला और उसे एक नकली प्लान बनाने को कहा ताकि वो खुद अकेले सेतेंशी की हिफाजत कर सके। वो अपनी टीचर के पास गया और उनसे मिनी एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन्स के बारे में जानकारी मांगी ताकि वो टीना की ड्रोन्स का मुकाबला कर सके। उसने ठान लिया कि वो अपनी रैंक बढ़ाएगा और दुनिया के सारे राज जानने के लिए लड़ेगा। वो मियोरी के पास गया और उसकी स्पेशल फैसिलिटी में ट्रेनिंग शुरू की। सटोमी के पास एक मैकेनिकल आई है जो उसे इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से प्रोसेस करने में मदद करती है।
म्यूरी की जांच से पता चला कि सतोमी की रफ्तार टीना के मुकाबले सिर्फ 1/6 यानी कि 1/6 थी, जो कि बहुत कम थी। उस रात टीना अपने असैसिनेशन मिशन पर निकली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि टारगेट की पोजीशन कुछ ज्यादा ही आसान लग रही है, जैसे कोई जाल हो। टीना दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सतोमी वहां ना आए, पर किस्मत उन्हें आमने सामने ले ही आई। सतोमी ने तय कर लिया था कि वो टीना को हर हाल में रोकेगा। उसने दूर से आती गोलियों को डॉज किया और एक बिल्डिंग में छुप गया। वहां उसने टीना के ड्रोन्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया। म्यूरी ने फोन पर बताया कि वहां 5 रिमोटली कंट्रोल्ड मशीन गन्स हैं जो 3 बिल्डिंग्स में फैली हुई हैं और टीना बीच वाली बिल्डिंग में हो सकती है। सतोमी जब ऊपर की मंजिल पर पहुंचा तो उसका सामना 2 और ड्रोन से हुआ। जैसे ही उन्होंने सतोमी को स्कैन किया, उसने उन्हें ध्वस्त कर दिया। रूफटॉप पर पहुंचने पर उसने देखा कि टीना ने अपनी गन वहीं छोड़ दी है। तभी म्यूरी ने रेडार पर देखा कि टीना बिल्कुल सतोमी के करीब है। टीना ने ऊपर से कूदकर सतोमी पर हमला कर दिया और उसे लगभग हरा ही दिया था। जब सतोमी ने एक बॉम्ब निकालने की कोशिश की तो टीना ने अपने ड्रोन से उस पर चाकू फेंका, जिससे बॉम्ब सतोमी के हाथ में ही फट गया और वो दीवार से जा टकराया। सतोमी हार मानने ही वाला था कि उसे एंजू की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसे हिम्मत दी। उसने एक स्टन बॉम्ब यानी अंधेरा कर देने वाला बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिससे टीना की आंखें चौंधिया गईं। इस मौके का फायदा उठाकर सतोमी ने टीना को हरा दिया। टीना ने कहा कि वो उसे मार दे, पर सतोमी उसे जिंदा बाहर ले आया। टीना के लिए उसका मकसद सिर्फ लड़ना था और सतोमी ने वो उससे छीन लिया था। इसलिए वो चाहती थी कि सतोमी अब उसकी जिम्मेदारी ले। तभी अचानक तूदो ने मौका देखकर टीना पर गोली चला दी। उसने अपने आदमियों से सतोमी को पकड़ने को कहा ताकि वो टीना को खत्म कर सके, लेकिन सही वक्त पर सेतैंशी वहां पहुंच गई और उन्होंने तूदो को रोक दिया। उन्होंने सतोमी से पूछा कि वो बदले में क्या चाहता है। सतोमी ने कहा कि उसे इतनी ताकत चाहिए कि वो अपने चाहने वालों की हिफाजत कर सके। सेतैंशी ने तुरंत सतोमी को लेवल 300 पर प्रमोट कर दिया, जो कि तूदो की अथॉरिटी से कहीं ज्यादा ऊपर था। सतोमी ने टूडो को सबक सिखाते हुए उसकी उंगली पर गोली मार दी और साफ चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसके लोगों को छुआ तो वो उसे देशद्रोह के जुर्म में खत्म कर देगा। कुछ दिन बीत गए और खबर आई कि ओसाका का चेयरमैन टोक्यो से जा चुका है और टीना के साथ उसका कोई सबूत नहीं मिला। सतोमी जब किसारा की कंपनी वापस लौटा तो उसने देखा कि एंजू अब पूरी तरह ठीक हो गई है। इतना ही नहीं, किसारा ने टीना को भी नौकरी पर रख लिया था, क्योंकि बेचारी टीना के पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा था। टीना ने सतोमी से जिम्मेदारी लेने को कहा, पर सतोमी ने मजाक में उसे मना कर दिया। कुछ दिन बाद सतोमी शहर के बाहर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने लगा। बच्चे बड़े शरारती थे और सतोमी को एंजू के साथ या किसारा के साथ चिढ़ाते रहते, पर सतोमी और किसारा दोनों ने उनके बीच किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया। तभी सेतेंशी उनसे मिलने आई, पर वो कोई आम मुलाकात नहीं थी। उन्होंने एक भयानक खबर दी। शहर की हिफाजत करने वाला एक बड़ा ब्लैक मेटल ब्लॉक मॉन्स्टर्स की वजह से गल रहा था। नया ब्लॉक बनने में 9 दिन लगने वाले थे, लेकिन पुराना ब्लॉक सिर्फ 3 दिन में गिरने वाला था। इसका मतलब था कि 3 दिन बाद मॉन्स्टर्स शहर पर हमला कर देंगे। सेतेंशी ने सतोमी से एक सिविल सिक्योरिटी टीम बनाने को कहा ताकि वो वक्त हासिल कर सकें। उसी शाम जब सतोमी घर लौटा तो टीना और एंजू उसका इंतजार कर रही थी। टीना ने खाने में पिज्जा बनाया था, क्योंकि उसे पिज्जा के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता था। रात को जब एंजू सो गई तो टीना ने सतोमी से बात की। उसे आने वाले खतरे का एहसास था, इसलिए उसने तय किया कि वो सतोमी के साथ मिलकर लड़ेगी, क्योंकि सतोमी ने उसकी जान बचाई थी। सतोमी को अभी नहीं पता था कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स से कैसे निपटेगा, पर उसे और लोगों को अपनी टीम में शामिल करना था। अगली सुबह जब किसारा टीना को लेने आई तो टीना सतोमी के कंबल के नीचे से निकली और उसे सब कुछ सिखाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। सतोमी ने बताया कि शोमा ने बिना किसी वजह के डोजो छोड़ दिया था। टीना को डर था कि दुश्मन जल्द ही उसका शिकार करेंगे, इसलिए वो किसारा की कंपनी छोड़ने की सोच रही थी ताकि सतोमी और बाकी लोग खतरे में न पड़ें। पर सतोमी और किसारा ने उसे बुद्धू कहा और समझाया कि सतोमी इतना कमजोर नहीं है कि उसे टीना की फिक्र करनी पड़े। जब तक टीना उनसे नफरत नहीं करती तब तक वो उनके साथ सेफ है। टीना थक कर सो गई। तब टीचर ने सतोमी को एक कड़वा सच बताया। एंजू और टीना भले ही अभी बच्ची हैं, पर कर्स चिल्ड्रन का शरीर वायरस की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो जल्द ही मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सतोमी दुनिया बदलना चाहता है तो उसे पॉलिटिशियन बनना चाहिए, पर सतोमी का मानना था कि दुनिया बदलने का एक रास्ता ये भी है कि सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया जाए। टीचर ने सतोमी की साफ दिली की तारीफ की और उसे कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ये वो जानकारी थी जिसे डिलीट कर दिया गया था, पर किसी ने इसे लॉक करके रखा था ताकि कोई इसे पढ़ न सके। तभी किसारा का फोन आया और उसने सतोमी को तुरंत न्यूज़ देखने को कहा।
पूरे शहर में ये खबर फैल गई थी कि हिफाजत करने वाला ब्लैक मेटल ब्लॉक धीरे धीरे सफ़ेद पड़ रहा है, जिसने अपनी ताकत खो दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितेंशी पर सवालों की बौछार हो गई कि उन्होंने ये बात लोगों से क्यों छुपाई। कजीरी ब्रदर्स ने सितेंशी पर तरस खाया क्योंकि अब लोग उनके खिलाफ हो गए थे। अमीर लोगों ने शहर से भागने के लिए सारी प्लेन टिकट्स खरीद ली थीं, जिस वजह से शहर में दंगे यानी राइट्स होने के पूरे इम्कान थे। सतोमी की टीम टीना, एंजू और किसारा की हालत भी खराब थी। उनका टेंट किसी फटे हुए कपड़े जैसा दिख रहा था। टीम को सही सप्लाई और सामान मिल सके, इसलिए सतोमी को तुरंत एक और पैर यानी जोड़ी ढूंढनी थी ताकि उनका ग्रुप पूरा हो सके। सतोमी और एंजू नए साथियों की तलाश में निकले। एंजू ने एक जोड़ी ढूंढी जो भारी आर्मर यानी कवच पहने हुए थी, पर सतोमी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो लोग इतना आर्मर पहनते हैं वो मौत से बहुत डरते हैं और इस मिशन में जान जोखिम में डालनी थी। फिर उन्हें एक अजीब दिखने वाला ग्रुप मिला, पर सतोमी को वो भी सही नहीं लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जगह भीड़ दिखी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वही भारी आर्मर वाला आदमी मरा पड़ा था। किसी ने उसे चाकू मार दिया था। जब वो नीचे लौटे तो वहां पहले से ही एक भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शहर में दहशत और खून खराबा बढ़ता ही जा रहा था। सतोमी ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे अपना सीनियर शुमा मिला। शुमा को एक मोटा आदमी भड़का रहा था, लेकिन शुमा ने बड़ी सफाई से अपनी पार्टनर को इशारा किया और उसने उस आदमी की गन काट दी। सतोमी अपने सीनियर से मिलकर बहुत खुश हुआ। शुमा ने सतोमी की बढ़ती हुई शोहरत के बारे में सुना था और वो सतोमी की टीम में शामिल होने के लिए मान गया। सतोमी ने उस मरे हुए आर्मर्ड आदमी के बारे में पूछा, पर शुमा ने कहा कि उसने उसे नहीं मारा है। उसी शाम शुमा ने काटागिरी ब्रदर्स से अपना परिचय करवाया। शुमा की पार्टनर का नाम फ्यूज था, जिसमें बिल्लियों जैसी खूबियां थीं। वो हमेशा एक टोपी पहनती थी ताकि अपने बिल्लियों जैसे कान छुपा सके। अब उनकी टीम में कुल 6 लोग हो रहे थे, लेकिन सतोमी को 10 लोगों की टीम चाहिए थी ताकि जंग में वो एक दूसरे को बेहतर सपोर्ट दे सकें। तभी किसारा भी वहां पहुंची। टीना की रैंक छीन ली गई थी, पर किसारा ने सितेंशी से दरख्वास्त की और टीना को दोबारा लड़ने की इजाजत मिल गई। किसारा भी शुमा को देखकर हैरान थी। सतोमी को फिक्र थी कि किसारा की तबीयत यानी किडनी प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो लड़े, पर टीना और किसारा दोनों ने उसे मना लिया। तभी कमांडर गैडू ने सबको इकट्ठा होने का आदेश दिया। उन्होंने सबका हौसला बढ़ाने के लिए भाषण दिया और नया टावर यानी ब्लॉक लगाने वाली टीम को एस्कॉर्ट करने का प्लान बताया। सतोमी ने एक मशवरा दिया कि अगर हमें इंस्टॉलेशन टीम की हिफाजत करनी है तो कैंप को उस जगह के थोड़ा और करीब ले जाना चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में तुरंत मदद मिल सके। लेकिन कमांडर ने सतोमी की बात को लगभग ठुकरा दिया। सतोमी उदास होकर एक कोने में बैठ गया। वो बहुत डरा हुआ था कि कहीं किसारा को कुछ हो ना जाए, पर किसारा घर बैठकर सिर्फ दुआ नहीं मांगना चाहती थी, जबकि सतोमी खतरे में हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और सतोमी बस अपने दिल की बात कहने ही वाला था कि तभी टीना ने बीच में आकर उन्हें टोक दिया। बाकी लोग भी वहां आ गए और सब उनका मजाक उड़ाने लगे कि इतने गंभीर हालत में भी दोनों रोमांस कर रहे हैं। सतोमी ने अपनी पूरी टीम से फिर से दोस्ती की और उन्हें शुक्रिया कहा कि वो शहर को बचाने के लिए अपनी ताकत दे रहे हैं। एंजू ने सुझाव दिया कि उन्हें अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए कोई नारा यानी स्लोगन बनाना चाहिए। अगली सुबह सतोमी और किसारा फिर से बच्चों को पढ़ाने गए। सतोमी ने सबसे कहा कि वो अपने भविष्य के सपने यानी ड्रीम्स एक कागज पर लिखें ताकि वो इस डर और तनाव को भूल सकें।